सभी को नमस्कार। एप्टेक सी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेसन में आप देखेंगे एवरेजेस के क्लास डिस्कशन क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सामने हैं और उनसे क्या क्या लर्निंग पॉसिबल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक। सूरज टोर ए सर्टेन पेज आउट ऑफ द बुक एंड लेटर फाउंड दैट द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पेज नंबर्स इज 46 10/13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द पेज नंबर ऑफ द पेज दैट सूरज हैड टॉर्न। देखिए स्टोरी क्या है कि सूरज कह रहा है, सूरज ने क्या किया, एक बुक है कोई, उस बुक में ढेर सारे पेजेस हैं और अगर वो कोई पेज फाड़ देता है उस बुक से, तो आपको पता है कि हर एक बुक में आगे पीछे दोनों नंबर पड़े होते हैं, पेज नंबर्स। तो लेट्स से यहाँ ये पेज नंबर 1 आगे पड़ा हुआ है और पीछे पेज नंबर 2 पड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ कि जब बुक का ये पेज फाड़ लेगा वो, तो लेट्स से 1 2 बाहर हो गया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकल जाएंगे। ये समझना है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकल जाएंगे। तो ये कह रहा है फाड़ने के बाद जो एवरेज है ये 46 10/13 है। तो आपको बताना ये है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो सूरज ने टॉर्न किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप गलत तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं कहता हूँ बिना फाड़े हुए जो एवरेज होगा वो 1 2 3 डॉट 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 अप टू n पेजेस मान लेते हैं। आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या होता है, n+1/2 होता है। अगर आप ध्यान से देखें इस नंबर को, 46 10/13 की जो बात कर रहा है, ये कब है एवरेज? 2 पेज फाड़ के निकाल दिए गए उसके बाद। तो जो भी एवरेज पहले भी होगा वो इसी के आसपास कहीं होगा, है ना। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा आपका। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा हिंट दे रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। पता है आपको, अगर आपने कहा कि जो 2 पेजेस फाड़े गए हैं उसमें लेट्स से कि पेज नंबर्स हैं x और x+1 कंसेक्यूटिव, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करने लगेंगे तो आप कहोगे देखो पहले क्या था, n पेजेस थे तो उनका सम था n × n+1/2। फिर आप कहोगे इसमें ये 2 पेज फाड़ के निकाल दिए गए तो ये टोटल कम हो जाएगा इतना। ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे ये 46 10/13 का एवरेज हो गया। अब नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए, n-2। देखो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, यहाँ 2 वेरिएबल हैं एक ही क्वेश्चन में, समझ लो ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ा देगा अगर आप इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है हमें। जब आप इसको देखोगे 46 10/13, पहले आप जरा टोटल पेज का आइडिया लगाइए। टोटल पेज का अगर आइडिया आप यहाँ लगाते हो और यहाँ नंबर आपने देखा है 46 फाड़ने के बाद, तो आपको पता ही है कि n+1/2 एवरेज होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, है ना। आप बताओ मुझे कि फाड़ने के बाद अगर 46 से, मैं इसको मान लेता हूँ 46 या 47 के बराबर, तो आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो लगभग कितना मिल रही है? देखो 94 मिल रही है, 93 मिल रही है लगभग, है ना। मैंने इसको 47 के बराबर मान लिया। मैं रफली निकालना चाह रहा हूँ बस कि कितने पेजेस होंगे इसमें। तो ये कह रहा है कि n+1/2 का एवरेज है और वो मान लिया बिना फटे हुए वो 97 के बराबर है, तो 93 के आसपास होगा। सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। पर एक दूसरा हिंट है आपका, फाड़ने के बाद डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है। आप मुझे बताओ अगर ये 13 आ रहा है तो क्या मैं इस 13 को अगर मल्टीप्लाई करके इस नंबर के पास पहुंचूं फाड़ने के बाद नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ मैं 91 में पहुंच सकता हूँ कि नहीं डिनोमिनेटर में। तो आप मुझे बताओ कि अगर n की वैल्यू आपने 93 ले ली, n की वैल्यू आपने 93 ले ली कि नंबर ऑफ पेजेस शुरू में 93 थे, तो 2 पेज फाड़ने के बाद कितने पेज बचेंगे? 91। यस, दैट कैन बी द पॉसिबल आंसर। पर अभी चेक करना पड़ेगा, अभी तो बस हिंट है ये। आप सीधा ये हिंट यहाँ से भी लगा सकते थे कि ये 13 है, 13 का 7 टाइम्स 91 होता है ना, क्योंकि 13 हमें 90 के आसपास जाना है, 91 हो गया तो बिना फटे हुए 2 पेज जोड़ दो, 93 हो गया। एनीवेज, अब वापस आते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये जो बात है ये सही है। आप कहोगे इसका मतलब ये होगा कि टोटल पेज आप 93 मान के चल रहे हो और फाड़ने के बाद 91 हुआ। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, आप कहोगे यहाँ 93 है, यहाँ 91 है, तो 2 पेज जब फट गए तो 93 वाले केस में एवरेज कितना आया था आपका? 47, यानी 47 एवरेज था। अब मुझे एवरेज 47 से कम करना है 2 पेज फाड़ने के बाद। तो अगर 47 से मुझे एवरेज कम करना है तो मैं 2 ऐसे पेज फाड़ूंगा जो 47 से ज़्यादा वैल्यू रखते हो। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब उनको फाड़ूंगा तो डेफिसिट क्रिएट होगा, एवरेज गिरेगा। अब जो ये ऑप्शन है इसमें से क्या सही होगा, इसको ज़रा ध्यान से देखना। 46 10/13 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 47 - 3/13, ऐसे लिखो तो चलेगा क्या? क्योंकि 3/13 क्या हो गया, इसमें से एक निकाल लो, 1 - 1/3/13 अगर निकालोगे आप तो यही मिल जाएगा। इसको मैंने जब ऐसे लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 47 - 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 91 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। यानी अगर 2 पेज फाड़ने से एवरेज के रेस्पेक्ट में 21 की डेफिसिट आ जाए, ये डिविजन में पढ़ा चुका हूँ सब कुछ आपको, डेफिसिट एंड ऑल, 21 की डेफिसिट आ गए
आ जाए तो एवरेज ये आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो 21 की डेफिसिट यहाँ से देखना है कि इसके रेस्पेक्ट में कौन से ऑप्शन दे रहे हैं। 47 48 तो नहीं देगा, इनकी डेफिसिट क्या है 0 और 1, टोटल डेफिसिट क्या है एक, सॉरी डेफिसिट दे रहा है आपका 0 का, और जब 48 वाला निकलेगा तो वो एक ज़्यादा लेके जा रहा है तो वो 1 का डेफिसिट दे रहा है बस। 57 58 को देखो, एक 10 का डेफिसिट दे रहा है और एक 11 का डेफिसिट दे रहा है, हो गया सही। 10 और 11 का डेफिसिट क्या हो गया आपका 21 का टोटल डेफिसिट है जो चाहिए मुझे, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका डी। तो स्मार्टली करोगे तो आ जाएगा, नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइम भी ले सकता है और आंसर भी निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो ये भी था कि जब आपने एन की वैल्यू 93 निकाल ली तो आप यहाँ एन की वैल्यू 93 रख दो और फिर आप चेक कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 57। ये भी सॉल्व करके ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, है ना। बट अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व, लुक एट द वैल्यूज, आंसर निकाल दो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 11 साल पहले एवरेज एज जो फैमिली का था 4 मेंबर का वो 28 ईयर्स था। नाउ कह रहा है जो एज है वो सेम है, एज ऑफ द सेम फैमिली विद 6 मेंबर्स इज एट द सेम, अभी सेम है, 2 नए मेंबर आ गए हैं लेकिन। तो कह रहा है इवन व्हेन 2 चिल्ड्रन वर बॉर्न इन दिस पीरियड, मतलब वही 2 चिल्ड्रन बॉर्न हो गए बट एवरेज सेम है। तो कह रहा है अगर वो सेम पेरेंट्स को बिलोंग करते हो और जो पहला चाइल्ड है एट द टाइम ऑफ बर्थ of the younger child was same as there were total family members just after the birth of the youngest member of his family, है ना। तो ये कह रहा है कि वो सेम पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं और जो पहले चाइल्ड का जो द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड, है ना, was same as there were total number of family just after the birth of the youngest member of the family, then the present age of the youngest member of the family is, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा केस है। 4 मेंबर्स 28 ईयर्स, टी इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, कह रहा है 11 साल पहले ये स्टोरी थी। नाउ मतलब अभी की बात ये कर रहा है कि सेम, मतलब 6 मेंबर हैं लेकिन फैमिली में, और कह रहा है एवरेज एज सेम है, यानी ये 28 ही रहेगा। आइडियली आपको पता है कितना हो जाना चाहिए था ये, आइडियली आपको पता है ये 28 से बढ़ के अगर इन्हीं 4 लोगों की बात होती तो ये 34 हो जाता, सॉरी 11 जुड़ जाता, 39 हो जाता, लेकिन ये कह रहा है अभी भी 28 ही है, ठीक है। तो यहाँ 4 मेंबर्स का टोटल पता है आपको, यहाँ आपको 6 मेंबर्स का एवरेज एज उतना ही है। अब देखो ये कह रहा है कि जो 2 नए बच्चे बॉर्न हुए इस पीरियड में, उसमें कह रहा है कि जो यंगर चाइल्ड जब बॉर्न हुआ, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट चाइल्ड का जो एज है उस टाइम पे जब यंगर चाइल्ड बॉर्न हुआ तो जितने मेंबर्स हैं उसके बराबर है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो आपको समझना है कि age of the first child at the time of the birth of the younger child was same as there were total family members just after the birth of the younger member of his family। मतलब देखो जब younger member of family जब born होगा तो जो पहले वाला बच्चा था उसकी उम्र कितनी होगी 6 साल होगी, क्योंकि उसके बॉर्न होते ही 6 लोग हो जाएंगे, उसी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यंगर मेंबर और जो पहला बच्चा बॉर्न हुआ उसकी एज में डिफरेंस कितना है 6 ईयर्स का डिफरेंस है एज में, ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मालूम है। तो अगर डिफरेंस जो एज में है वो 6 ईयर्स आ गया, आपको पता है एज डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ये सबसे खास बात होती है एजेस में। तो अब इस केस में अगर ये 28 है तो अब निकाल लेते हैं हम लोग क्या होगा, है ना। अगर हम दोनों चाइल्ड की एज यहाँ पर एक्स और वाई मान लेते हैं, मान लिया एक्स और वाई मान लेते हैं, तो निकालते हैं क्या है यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखो x प्लस वाई निकालना है पहले, तो कैसे निकालोगे आप कहोगे कि देखो वो 4 मेंबर्स जो हैं अभी इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, आप आपके मोमेंट पे 39 होगी, 28 तो तब थी, 11 साल बाद वो कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जोड़ोगे, कहोगे x एज 1 की है, y एज 1 की है, x प्लस वाई ये कितना हो गया 28 टाइम्स 6 के बराबर हो गया, है ना। ये वैल्यू आपकी देखो कितनी हो गई 158। तो ये वैल्यू देखिए आपकी कितनी हो गई 39 टाइम्स 4 78 का डबल हो गया आपका 156। ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 168। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है आपकी यहाँ से वो निकल के आ जाएगी 12, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो y की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था सवाल में, बस थोड़ा सा समझना था यही
कि उनका ये पूरी जो कहानी इन्होंने बीच में बताई है x माइनस वाई के लिए बताई है कि x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, और वो अगर आपने देख लिया तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा, आसानी से आप सटीक तरीके से लगा दोगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एज एक कपल का 24 साल था, 24 ईयर्स था। आफ्टर देयर फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन वर बॉर्न, जो कि ट्विंस हैं, द एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकेम 13.5 ईयर्स। सो कपल का 24 ईयर्स एवरेज था, फर्स्ट सेकंड चिल्ड्रन बॉर्न हुए तो एवरेज बढ़ के नहीं सॉरी कम होकर 13.5 हो गया, और फिर थर्ड चाइल्ड बॉर्न हुआ, एवरेज एज 13.2 ईयर्स हो गया। फिर कह रहा है फोर्थ चाइल्ड बॉर्न हुआ तो एवरेज एज 16 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स। तो बताना है व्हाट इज द करेंट एज ऑफ द ट्विन चिल्ड्रन, ट्विन चिल्ड्रन की एज क्या है बता दो। तो देखो यहाँ पर एवरेज एज अगर 24 थी दो लोगों की, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, अब हस्बैंड वाइफ हैं, साथ ही साथ ट्विन चिल्ड्रन बॉर्न हुए, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 बॉर्न हुए, तो ये एज 13.5 ईयर्स हो गई, है ना, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ये एज 13.5 हो गई। फिर कह रहा है कि फिर आपका दिखा रहा है कि एक और चाइल्ड बॉर्न हुआ, चाइल्ड 3, सो एवरेज एज आपकी कितनी हो गई, 13.2 हो गई। फिर एक और चाइल्ड बॉर्न हुआ, तो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड 4, ये आपका हो गया 16 ईयर्स। फिर कह रहा है कि द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स, अभी जो है ये 19 ईयर्स हो गई, अभी ये 19 ईयर्स हो गई। तो आपको बताना है कि करंट एज ट्विन चिल्ड्रंस की क्या है, दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, ट्विन चिल्ड्रंस की करंट एज क्या है। सो देखिए इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग केस है और इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा। देखिए हमें मालूम है कि ये जो C1 C2 हैं, ये दो लोग हैं, इनके पास है क्या, 0, बॉर्न होने के बाद इनके पास 0 है। तो जो इसका टोटल है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो 13.5 इंटू 4 होगा, यानी ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 54 होगी। सम 54 लाना है मुझे, है ना, सम 54 लाना है, और मुझे पता है इस स्टेज पे ना जो सम है वो 0 है इन दोनों का, तो यही दोनों 54 होंगे, और कौन होगा, यही दोनों का सम 54 होगा। क्लियर और नॉट। पहले इनका एवरेज क्या था, 24, यानी इनका सम कितना था, 48। अब इनका सम कितना है, 54, यानी 6 ईयर्स के बाद की ये कहानी है, 6 साल के बाद पैदा हुए हैं दोनों। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यहाँ पर C3 आपका 0 है। अगर आपका C3 यहाँ पर 0 है, नया चाइल्ड जो बॉर्न हुआ, इन चारों का सम टोटल क्या होगा, 13.2 इंटू 4 होगा कि नहीं होगा। इन चारों का एवरेज क्या होगा, इन चारों का 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, राइट। तो ये आपका 66 हुआ सम। इस 66 में आपको मालूम है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जा चुका है, ख़त्म है, 0 है। तो इन चारों का सम आपको 66 लेके आना है। तो आपको कि यहाँ जो चारों का सम है वो 54 है। अब ये यहाँ से यहाँ अगर मैं आता हूँ ना, तो हर किसी का एज बराबर बढ़ेगा ना, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक 12 का मतलब क्या हुआ कि 3 होगा, नहीं, सबका एज 4 बढ़ेगा, राइट, या 3 बढ़ेगा। 4 लोग हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 12 का इंक्रीज है तो सबके में इंक्रीज हुआ होगा ना, कितने ईयर्स का, 3 ईयर्स। तो ये 3 साल बाद की कहानी है। अब देखो क्या हुआ कि अब स्टोरी क्या है, पूछ क्या रहा है कि करंट एज ऑफ द फैमिली इज 19 ईयर्स, करंट एज, यहाँ पर मुझे आना है वापस, पर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ पहले। आप कहोगे यहाँ पर अगर टोटल निकालेंगे तो देखो यहाँ C4 0 होगा, और ये वैल्यू कितनी है, 6 लोग हो गए, तो ये होगा 16 6 96। तो ये अगर 0 है तो यही 5 लोग बनाएंगे ना 96। तो आपको यहाँ 30 का चेंज है, 30 का चेंज टोटल में अगर है तो सब में 5 का चेंज होगा या 6 का चेंज होगा। देखिए यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, सब में 6 का चेंज होगा, तो ये 6 ईयर्स हो गया। अब यहाँ से यहाँ कितने साल हैं, और 3 ईयर्स हैं, क्योंकि 16 आपका 19 हो गया, सारे एलिमेंट हैं, नया कोई ऐड नहीं हुआ, 16 19 और 3 साल बाद की कहानी है। तो अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से अगर मैं चलना शुरू करूं और मुझे यही बताना है कि ये C1 C2 जो ट्विंस इनकी उम्र क्या है, तो आपको हो गया 3 साल, 6 9 साल और 3 12 साल, 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है इन टर्म्स ऑफ कि आपको मल्टी स्टेप एनालिसिस करनी है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे तो आप आसानी से आंसर निकाल दोगे कि 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ के कई लोग डर जाते हैं कि इसमें करना क्या है, उनको समझ ही नहीं आता है।
कुछ नहीं करना है, जब वो बॉन्ड होते हैं तो वो 0 लेके आते हैं, उससे आपको बाकियों का टोटल मिल जाएगा। फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे फिर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज स्कोर एक एग्जामिनेशन में 10 स्टूडेंट का कितना है 60, और अगर टॉप 5 स्टूडेंट के स्कोर को ना कंसीडर करें तो जो बाकी के बच्चे हैं उनका स्कोर 5 से फॉल कर जाता है। और कह रहा है पास मार्क 40 है और मैक्सिमम मार्क 100 है, और ये भी मालूम है कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। तो कह रहा है अगर सारे टॉप 5 स्कोरर्स के इंटीग्रल स्कोर हों, डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर, मतलब अलग अलग, सेम नंबर नहीं है, अलग अलग डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर है, सो द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ द टॉपर इज। देखिए ध्यान समझना, 2 ग्रुप्स बनाओ पहले, 5 जो 5 टॉप हैं और जो 5 लो हैं। क्या कह रहा है कि पहले इनका एवरेज कितना था 60, अब 5 अगर टॉपर को हटा दो तो इनका एवरेज बचता है 55, 5 से फॉल हो गया। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर 2 ग्रुप्स हैं और उस ग्रुप का जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है, जैसे यहाँ पर 5 और 5 है, 5 और 5 है, तो अगर ये 55 हुआ और कंबाइंड 60 है तो ये वैल्यू 65 होगी। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब वेट रेशियो 1:1 होता है, जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सिंपल एवरेज होता है। तो अगर ये 55 है तो ये 65 होगा, तभी 60 आता है। तो आपको ये मालूम चल गया कि जो लो 5 हैं उनका जो स्कोर है वो 55 है। अच्छा, मुझे इसमें से क्या करना है, स्कोर टॉपर का मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए टॉपर्स जो है मैं कहता हूँ रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, यह है। आप मुझे बताओ, अगर मुझे लेट से कि इसका स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो एवरेज तो फिक्स है 65 है, 65 एवरेज 65 टाइम्स जो है वैल्यू निकालूंगा तो इसका टोटल कितना होगा 325, 65 × 5, यानी इनका सम फिक्स्ड है। अगर मैं इस टॉपर 1 का स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा ये वैल्यू जो है मिनिमम हो, T2, 3, 4, 5 मिनिमम चाहूँगा मैं। अब किसी भी ग्रुप का ध्यान से देखना, यहाँ जो टॉप 5 है मुझे मालूम है उनके स्कोर, इसमें से किसी का भी स्कोर इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज़्यादा होता तो वो यहाँ होता, तो इसका मतलब ये है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि यहाँ पर हम स्कोर जब मिनिमाइज करेंगे, पहले यहाँ हाईएस्ट स्कोर कम से कम रखना है ताकि यहाँ पर फिर हम इन वैल्यूज़ को कम से कम रख पाएँ। क्योंकि अगर ये वैल्यू सपोज करो x है तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ होंगी वो डेफिनेटली सारी वैल्यू कम से कम x+1 हो सकती हैं, क्योंकि ये टॉप 5 है तो वो लो वालों से तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। इसलिए मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि लो वालों में मैं कोशिश करूँगा कि जो हाईएस्ट स्कोर हो वो कम से कम हो। अब आपके पास एक ग्रुप है जिसका एवरेज 55 है और आप चाहते हो कि हाईएस्ट जो है वो कम से कम हो, तो आप कहोगे एक काम करो ना, सबको 55 ही दे दो। लो वाले ग्रुप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरे पास एवरेज 55 रखना है और मैं चाहता हूँ कि हाईएस्ट मिनिमम हो, तो मैं सबको बराबर ही कर दूंगा। इस केस में 55 से वैल्यू ब्रीच नहीं करेगी। अगर कोई भी एक वैल्यू आप 54 भी कर दोगे तो इसमें जो हाईएस्ट है वो बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सबको 55 कर दिया। जब मैंने इसको 55 कर दिया तो यहाँ पर अब मैं इसको 56 रखूँगा। क्या मैं इसको 56 रख सकता हूँ? नहीं, डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू हैं टॉप 5 में, तो ये 57 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। मिनिमम रख रहा हूँ जितना पॉसिबल है और इंटीजर रख रहा हूँ। तो अब टॉपर 1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इसका सम निकालोगे आप, 200 + 6, 7, 8, 9, 30, 230 ये हो गया। 325 - 230 कितना आ गया आपका 95, है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था कि जोश जोश में आपने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर टॉपर का क्या है, टॉपर है 100 में 100 ला सकता है, ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रोवाइडेड द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ओनली 95। आसान सवाल है अगर आप लॉजिक जानते हो, वरना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वेट ऑफ ए बॉडी जिसको कैलकुलेट किया गया है एवरेज ऑफ 7 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, वो 53.735 है। फिर कह रहा है एवरेज जो है फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट का वो दिया है, ऑफ द फोर्थ वो दिया हुआ है, फोर्थ का दिया हुआ है कि वो 0.004 ग्राम ज़्यादा है फिफ्थ से, तो फोर्थ फिफ्थ का रिलेशनशिप पता है। वाइल एवरेज ऑफ 6th एंड 7th एक्सपेरिमेंट भी प्रोवाइडेड है कि वो लेस है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 से कितना। तो वेट ऑफ द बॉडी का निकालना है 4th एक्सपेरिमेंट में कितना आया। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट 3 में आपको मालूम है, फर्स्ट 3 जो है एक्सपेरिमेंट वो दे रहा है 54.005। फिर बात हो रही है फोर्थ की, फिफ्थ की, और यहाँ पर है आपका 6th एंड 7th एक साथ है, 6th एंड 7th एक साथ है। उसका एवरेज दिया है कि फर्स्ट 3 से
0.010 लेस है ना। तो इसमें आप चाहो तो माइनस करके लिख दो या फिर आप सीधे लिख दो कि 0.010 लेस देन फर्स्ट 3, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ का रिलेशनशिप क्या है कि फोर्थ जो है 0.004 ग्राम ज़्यादा है फिफ्थ से। सो मैं फिफ्थ को अगर कुछ भी लिखता हूँ या इसको मैं x लगा लेता हूँ तो ये x माइनस 0.004 हो जाएगा। ज़्यादा है अगर फोर्थ फिफ्थ से तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब आपको बताना क्या है यहाँ पर कि टोटल एवरेज भी आपको पता है। फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी ऑब्टेन्ड बाय द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। 7 एक्सपेरिमेंट है, सब लिख दिया आपके सामने। ओवरऑल जो एवरेज है वो कितना है 53.735 ग्राम्स, ये ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है। अब जरा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे आप कैलकुलेट करोगे? डेविएशन लगाएंगे। देखो डेविएशन पता है नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। सो आप कहोगे यहाँ पर पहले मैं डेविएशन कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ पर देखो क्या है 270। अगर आप इसमें ऐड करो तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। देखो ध्यान से 735 में 270 जोड़ा तो ये मिलेगा 1005। सो ये 54005 पहुँच जाएंगे। 270 का मतलब 0.270। तो ये क्या है फर्स्ट 3 का पॉजिटिव डेविएशन है 0.270 का, तो 3 है तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.270, या फिर आप इसको कह सकते हो 0.810। इतना नेट डेविएशन मिल रहा है आपको फर्स्ट 3 से पॉजिटिव। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा या पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। 6 और 7 का क्या है भाई 0.010 लेस है, राइट। अगर ये 0.010 लेस है मतलब ये एवरेज के करीब हो जाएगा थोड़ा 0.010, मतलब ये कहना है कि इससे कम वैल्यू लेगा तो इसका डेविएशन भी 0.010 कम होगा। अब 0.27 में अगर 0.01 कम करोगे तो 0.26 मिलेगा, तो 0.26 इंटू 2 यानी इसका डेविएशन हो गया 0.52, क्योंकि 2 एलिमेंट थे। ये समझ लेना अच्छे से। मैंने कहा 0.010 अगर ये नंबर कम है एवरेज में तो ये एवरेज के पास आ जाएगा ना थोड़ा और, तो डेविएशन कम देगा। ये वैल्यू आ गई 0.52, तो मैंने कहा ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन है 0.52 का। तो ये जो डेविएशन मेरे को निकला यहाँ से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल गया आपको 1.33। तो आप देखिए इतना पॉजिटिव डेविएशन जो मुझे मिल रहा है ना, अब मुझे इतना ही नेगेटिव डेविएशन चाहिए होगा इन लोगों से, तभी एवरेज 0 होगा, नेट डेविएशन 0 होगा। तो आप कहोगे कि अगर मुझे इनसे इतना ही टोटल डेविएशन चाहिए तो वो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे इनका सम क्या है? इनका सम है 2x माइनस 0.004। आप कहोगे कि एवरेज जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो आपके सामने लिखी हुई है 53.735, अगर दोनों को सम करें, दोनों के पास अगर एवरेज वैल्यू होती तो इसका डबल निकालोगे आप। 735 आपका कितना हो जाएगा 1470 और ये 106 हो गया, सो 107.470, मतलब इसका डबल हुआ। मैंने कहा अगर सबके पास एवरेज के बराबर वैल्यू होती तो ये वैल्यू कितनी आती है आपकी 107.470, लेकिन इससे 1.33 कम होगा तभी नेट डेविएशन 1.33 आएगा माइनस में। अब देखो यहाँ से आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, इसमें आपको कोई चैलेंज अब नहीं आने वाला है, निकाल लो आप। आप कहोगे इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 1.33 तो ये हो जाएगा 106.14 और 2x की जो वैल्यू अब आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 106.144। x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया आपका सीधे सीधे 53 पॉइंट, है ना 072, क्योंकि 144 का हाफ हो जाता है 72। x की वैल्यू आ गई। देखिए क्वेश्चन अच्छा है इस टर्म्स में कि डेसिमल में वैल्यू देके आपको काफ़ी कंफ्यूज किया गया है, प्लस सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे से रिलेट किया गया है। पर अगर लॉजिक क्लियर है, कैलकुलेशन में आप फालतू में गलतियां नहीं करते हैं तो फिर आसान है आंसर लाना। इसमें कुछ भी आपको मुश्किल होगा ही नहीं, आसानी से उत्तर आपका निकल आएगा बिना किसी चैलेंज